Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very warm welcome to GIB Prep. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त है। हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट BRBL तैयार, जहाँ मॉड्यूल C का यूनिट 23 आज हम करेंगे द लॉ ऑफ लिमिटेशन। एक बहुत इजी, बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। और इसका रेलेवेंस ऑलमोस्ट मैंने आपको बहुत सारे यूनिट्स में दिया है कि अगर आप you have to go to the court of law within this period of time, otherwise court is not going to take your appeal, actually take your application। अपील में अगर ऐसे मान लेते हैं हम लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ 30 डेज का टाइम है, बट आप डिले है वहाँ पर, अगर कोर्ट को ओके होता है, अपर कोर्ट इज ओके विद द फैक्ट कि हाँ जो डिले हुआ है बिकॉज ऑफ सफिशिएंट रीज़न हुआ है, सफिशिएंट कॉज हुआ है, तो वहाँ अलाउ कर लिया जाता है ना। बट इन जनरल अगर टाइम से आप केस लेकर ही नहीं गए कोर्ट के पास, तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, कोर्ट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और उस पर पर्टिकुलर लॉ है हमारे पास, द लॉ ऑफ लिमिटेशन या लिमिटेशन एक्ट। आइए शुरू करते हैं। लिमिटेशन एक्ट हमारे इंडिया में आया था 1963 में। इसी साल में 1963 में ये फैक्ट है कि 36th एनैक्टमेंट था, मतलब एक ही साल में इतने सारे एनैक्टमेंट्स हमें दिखे। पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। जो एक लॉ हमारे पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं है इन आवर सिलेबस इज बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में डिफरेंट अपन गया सिमिलर एनैक्टमेंट है। इसको एक से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये हमारे पास राम है, ये हमारे पास श्याम है। ओके, राम ने शाम से पैसे उधार लिए, राम ने शाम से पैसे उधार लिए, ठीक है, और बोला मैं 6 मंथ्स बाद दे दूंगा। अब 6 महीने बाद जब शाम गए पूछने राम से कि भाई साहब पैसे दूंगा, थोड़े दिन में देता हूँ। फिर थोड़े दिन बीत गए, फिर थोड़े दिन में देता हूँ, ऐसे करते करते 3 साल बीत गए, ठीक है। अब शाम ने राम से बोला पैसे, कहा कि मैं अभी तो नहीं है, बाद में देता हूँ। तो शाम ने कहा ऐसा है, चलते को मैं कोर्ट ऑफ लॉ में चलता हूँ। 3 इयर्स हो गए, अब कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर गए, कोर्ट ऑफ लॉ में गए। कोर्ट ऑफ लॉ में इन्होंने कहानी सुनाई, राम ने मेरे पैसे लिए थे, नहीं दी सरकार, दुहाई, एटसेट्रा एटसेट्रा कहानी सुनाई। कोर्ट ने बोला 1 मिनट ज़रा ठहरो, सब्र तो करो, ये बताइए कि कितने साल पुराना है, कब कब देने थे पैसे। 3 साल, 3.5 साल पहले की बात है। हम नियम की मदद नहीं कर पाएंगे, कोर्ट ऑफ लॉ बोल रहा है हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टाइम पीरियड था जिसके अंदर आप मेरे पास आ सकते थे वो था 3 इयर्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू। जिस दिन से अमाउंट ड्यू हो गया उस दिन से 3 साल के अंदर अगर आप नहीं आए थे तो कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा। जैसे मैं अब 3 इयर्स बोल रही हूँ, ऐसे अलग अलग सर्कमस्टांसिस में अलग अलग ईयर्स हैं, कहीं 3 इयर्स, कहीं 12 इयर्स, कहीं 30 इयर्स, ऐसे हमारे पास ईयर्स दे रखे हैं। कुछ ईयर्स हमें लर्न करने हैं जिसके बारे में मैकमिलन में बातचीत कर रखी है, और मैं आपके लिए वो चार्ट लेकर भी आई हूँ, एक प्रॉपर टेबल है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। वहाँ से हर अटेम्प्ट में, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम लास्ट टॉपिक है वो मेरा आज के सेशन का, तो एंड तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रिस्क्राइब करता है लिमिटेशन पीरियड, जिसके अंतर्गत जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिस पार्टी को लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ है, वो जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटा सकता है, नॉक नॉक। अब ये बात को ध्यान रखना होगा कि कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, कोर्ट आपकी दुहाई एंटरटेन नहीं करेगा अगर स्पेसिफाइड पीरियड के अंतर्गत आप कोर्ट ऑफ लॉ के पास नहीं गए हो। एम आई क्लियर? यस। तो लिमिटेशन पीरियड आपको बताता है राइट टू सू, राइट टू सू तो आपका फिनिश हो जाता है अगर आप विद इन लिमिटेशन पीरियड नहीं गए, ठीक है, विद इन लिमिटेशन पीरियड नहीं गए, बट राइट टू रिसीव पेमेंट स्टिल इज देयर। जब अब शाम को पता चला कि भैया कोर्ट ऑफ लॉ तो मेरी मदद नहीं करेगा, तो शाम ने राम को कहा भाई देख ले, तो ब्याज मैं तेरा माफ़ कर दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके तू मेरे पैसे दे दे, बट मुझे चाहिए। तो राम चाहे तो दे सकता है, मतलब चाहे तो नहीं, एज इन शाम चाहे तो कोर्ट ऑफ लॉ से बिना मदद लिए पैसों की राइट रिसीव करना अभी भी है उसके पास। ओके, चाहे तो क्या होता है, हाँ, चाहे तो टू मच हो जाएगा,
सब्जेक्टिबिलिटी, करेक्ट। तो हम बोल रहे हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 इस्टेब्लिश करता है टाइम लिमिट जिसके अंतर्गत आप लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं रिकवरी ऑफ डेट है, कोई आप अपनी राइट एनफोर्स करना चाहते हैं। बेसिकली लिमिटेशन एक्ट प्रोविजंस बताता है आपको जो हमारे लिए एज बैंकर्स, एज समबडी हु कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जब अगर हमारे को ये नहीं पता है तो हम विद इन टाइम पीरियड हो सकता है मिस कर दे जाना, और फिर कोर्ट ऑफ लॉ हमारा मदद नहीं करेगा। जो की लॉज यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ लिमिटेशन के साथ, वो है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। इसका नाम बदल चुका है, आज हमारा इसका नाम है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। ओके, सरफसई 2002, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। यहाँ पर हमें लिमिटेशन पे हमारे पास और लॉज भी हैं। ओके, लिमिटेशन एक्ट 1963 एक ऐसा एक्ट है जो कंसोलिडेट करता है और अमेंड भी करता है लॉज जो कि लिमिटेशन ऑफ सूट से रिलेट करता है। बाकी और प्रोसीडिंग्स पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। कुछ डेफिनेशंस आइए देखेंगे। एप्लीकेंट वो है जो, इसमें पटिशनर भी आ जाते हैं। एप्लीकेंट वो बेसिकली जिसके पास राइट है थ्रू एन एप्लीकेशन या फिर थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि कोई एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, लॉयर एटसेट्रा के थ्रू आप अपनी अर्जी पहुंचा सकते हो, अपनी एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ लॉ तक पहुंचा सकते हो। डिफेंडेंट हो जिसके खिलाफ कार्यवाही करी जा रही है, इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो लायबल है बेसिकली, जिन्होंने पेमेंट करनी है। ओके, प्लांटिव वो होता है जिसके पास राइट टू सू है, जैसे हमने पढ़ा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो जो वर्सेस के पहले है वो प्लांटिव है, जो वर्सेस के बाद है वो डिफेंडेंट है। जो केस कर रहा है वो प्लांटिव है, जिस पे केस हो रहा है वो डिफेंडेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में प्लांटिव को ये ने मान लेते मैंने आपके केस किया तो मैंने बन गई प्लेंटिव और आप बन गए डिफेंडेंट। मैंने बोला कि इन्होंने मेरी चोरी करी है, तो मुझे प्रूव करना है कि इन्होंने चोरी करी है, उन्हें प्रूव नहीं करना है कि मैंने चोरी नहीं करी है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा है, बट कुछ केसेस एक्सेप्शन है, उसके बारे में बात नहीं करी हुई, हमारे सिलेबस में नहीं है। गुड फेथ बोले तो जो एक्शंस नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन नॉट कंसिडर्ड इन गुड फेथ, हमें ऐसा लगा कि सब सही है, ठीक है, हमने ऐसे मन में विचार नहीं किया कि गड़बड़ कर रहे होंगे। लिमिटेशन उसकी कंप्यूटेशन कैसे करते हो, जो कंसेप्ट है लिमिटेशन का, ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब कर रखी है कि कितने समय के अंदर आप सूट कर सकते हो, अपील कर सकते हो या एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके, जो पीरियड रहता है वो एक्ट के प्रोविजनिंग्स में बता रखा है। सूट डज नॉट इंक्लूड अपील एंड एप्लीकेशन, सूट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट एंड दीज टू आर डिफरेंट। और यहाँ से बन रखा है MCQ इन योर प्रीवियस ईयर, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर अस टू रिमेंबर, इट डज नॉट इंक्लूड। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? और जब मैं लीगल टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन करती हूँ वो लिमिटेशन एक्ट में बता रखा है हमें। ओके, किस तरीके से एनफोर्समेंट हो सकती है, उपचार, जो रेमेडीज हमें लॉ बताता है, ठीक है, क्या राइट्स हैं। प्लस एम्फोसाइज किया जाता है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स लोन दे रहे हैं, डेट पे बारे में बात करें, वो विद इन टाइम पीरियड जाए, वरना यार ऑलरेडी तारीख पे तारीख चल रही है और आपको इतने दिनों से, जब विद इन आपके पास टाइम पीरियड हमने दे रखा है कि इतने समय में आपको आना पड़ेगा, आप नहीं आए तो हम नए केस देखें, तुम्हारा पुराना केस देखें। ओके, कंप्यूटेशन कैसे रहता है, सेक्शन 4 इसके बारे में बात करता है। जैसे मान लेते हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना था किसी बंदे ने, ठीक है, बट जिस दिन गया था उस दिन छुट्टी थी, उस दिन छुट्टी थी, फिर क्या करें, जिस दिन लॉ ऑफ लिमिटेशन खत्म हो जाता है तो उसका नेक्स्ट डे चले जाएंगे। या मान लेते हैं 20 दिसंबर से के लेकर 10 जनवरी तक कोर्ट ऑफ लॉ की छुट्टी रहती है, कोर्ट्स बंद रहते हैं, तो जिस दिन वापस कोर्ट खुलेंगे उस दिन को पकड़ लेंगे हम इन लिमिटेशन पीरियड का खत्म होना। ओके, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर्स ऑन द डे, लेट्स से जिस दिन कोर्ट बंद है तब क्या करेंगे, तो अपील कैन बी मेड, या कोर्ट ऑफ लॉ में आप एप्लीकेशन तब दे सकते हो जब कोर्ट दोबारा खुलेगा। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? या सेक्शन 4 इसके बारे में बात करता है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज, सेक्शन 4 क्या बोलता है,
मान लेते हैं अग्रीव्ड पार्टी ने एप्लीकेशन करी कोर्ट के पास, ठीक है। सूट मतलब आप पहली बार केस ही लेकर जा रहे हो, वो विद इन टाइम पीरियड नहीं है, विद इन टाइम पीरियड नहीं है, तो कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा, कोर्ट विल नॉट एंटरटेन यू, कोर्ट ऑफ लॉ आपको एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। बट आप अपील लेके जा रहे हो, मतलब लेट्स से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये ऐसे बोल सकते हैं ना, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल, आप अपील लेके जा रहे हो, आप अपील लेके जा रहे हो, ओके। जाना था लेट्स से 30 दिन के अंदर, जैसे हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा, लोअर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है, नेशनल कमीशन है, और यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, 45 डेज, 30 डेज, 30 डेज, यही टाइम है ना। अब 30 डेज के बियॉन्ड अगर आपने अपील लेकर गए, फिर लिमिटेशन पीरियड या टाइम पीरियड जो भी है उसके बियॉन्ड जाते हो आप, तो अगर इफ़ देर इज सफिशिएंट कॉज, अगर सफिशिएंट कॉज है, कोर्ट ऑफ लॉ को लगता है कि हाँ डिले जो है वो किसी सफिशिएंट कॉज की वजह से हुआ है, तो कोर्ट ऑफ लॉ यहाँ पे आपकी बातचीत सुन लेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स थे, उन्हें अपील करनी चाहिए थी 30 दिन के अंदर, मतलब लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट जा रहे थे किसी, ठीक है। 40 दिन के अंदर जाना था, मान लेते हैं डीआरटी से डीआरएटी जाना था, विद इन 40 डेज 30 डेज जाना था, बट एक्चुअली में गए 40 डेज के अंदर, ओके। तो हर एक दिन का फॉर एवरी डे देखा जाएगा कि अच्छा मतलब 30 डेज में तो नहीं आ सकते थे, बट 33 डेज में तो आ सकते थे, क्यों नहीं आए। ये 3 दिन मैंने मान लिया आप बीमार थे या आप कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए थे, आप मिलिट्री की ड्यूटी पे थे, क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ का डिस्क्रिशन है, आपका और मेरा डिस्क्रिशन नहीं है, ओके। जो सफिशिएंट कॉज है वो कुछ और कुछ भी रीज़न से हो सकता है, कुछ ग्राउंड्स मैंने आपके लिए दिए हैं स्क्रीन पे, आप इसे MI3 के रूप में समझ सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं कि आप उस समय माइनर थे, 18 साल से नीचे थे, मिलिट्री ड्यूटी पे थे, काउंसिल की मिस्टेक हो गई थी, काउंसिल इज हूम, काउंसिल इज योर एडवोकेट, योर लॉयर, ठीक है। लॉयर की गलती की वजह से आप कोलेट हो गए, आप उस समय इंसेन थे या मेंटली कैपेसिटी में नहीं थे, जेल की सलाखों के पीछे थे, इम्प्रिजनमेंट थी आपको, या आप किसी ऑलरेडी कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए थे, ये सारे केसेस कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से डिले हुआ आपको अपील करने में, सूट करने में। अगर डिले हुआ, कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी रिस्पेक्टिव वट एवर रीजन, बट अपील कर रहे हो आप, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट जा रहे हो, वहाँ पे डिले होता है इन कारणों की वजह से, और ये कारणों के अलावा भी कोई और कारण हो सकता है, जैसे आप इतने बीमार थे, इतने बुखार था आपको कि आपको चक्कर आ रहे थे, आप अपने बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे। तो ये इंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, सॉरी एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, बट इंक्लूसिव इलस्ट्रेटिव बोल सकते हैं। दिस इज नॉट एन एक्सक्लूसिव लिस्ट बट जस्ट इलस्ट्रेटिव। कुछ और सिचुएशन जैसे कि हाई रिस्क, हाई फीवर एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ लॉ आपका अपील में यहाँ पर डिले मंजूर कर सकता है। Limitation Act 1963 provides the details ruled for calculation of period of limitation so that there is fairness and accounts for unavoidable delays. की प्रोविजंस क्या है, लेट्स से इफ द कोर्ट क्लोजर ऑफ कोर्ट की हम बात करते हैं, सेक्शन 4 इसके हम बात करते हैं, इफ द लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज, द सूट और अपील और एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड जिस दिन से कोर्ट दोबारा खुल रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सफिशिएंट कॉज सेक्शन 5 इसके बारे में बात करता है, एक अपील या फिर एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग एग्जीक्यूशन पिटीशंस, पिटीशन कोई फाइल कर रहे हो, विद इन टाइम पीरियड जाना पड़ेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स अबाउट इट, ओके। वो लिमिटेशन पीरियड के बियॉन्ड जा सकता है अगर वहाँ पे सफिशिएंट कॉज है, इफ देयर इज सफिशिएंट कॉज, इफ देयर इज सफिशिएंट कॉज तो आपकी बात सुनी जा सकती है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। एक्सक्लूजन इन टाइम कंप्यूटेशन, द स्टार्टिंग डे ऑफ द लिमिटेशन पीरियड इज एक्सक्लूडेड, जिस दिन से लिमिटेशन पीरियड शुरू हुआ था उस दिन को हम हटा देते हैं, उसके नेक्स्ट डे से काउंटिंग करेंगे। हो सकता है इसी स्टेटमेंट से आपसे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पूछ लिया जाए, ओके। The appeals, the day of judgment and the time required to obtain a copy of decree, sentence excluded etc. are excluded। तो जैसे मान लेते हैं
कोर्ट ऑफ लॉ, लोअर कोर्ट में आपको बातचीत चल रही थी, जिस दिन जजमेंट आया, ठीक है, अभी कॉपी आने में टाइम लगने वाला, तो उन सारे टाइम को आप हटा देंगे। जिस दिन ट्रू कॉपी फाइनल कॉपी आ जाएगी, उस दिन से आपका अपील का पीरियड स्टार्ट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनने की यहाँ से कम पॉसिबिलिटी है, बट अगर आ गया तो भारी क्वेश्चन आएगा, भारी भरकम क्वेश्चन आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, इसलिए कंसेप्ट को पढ़ना भी ज़रूरी है। ओके, कोई रिवीजन होना है, रिव्यू होना है, कोई अवार्ड नीचे कोर्ट से आया था, ऊपर वाले कोर्ट वाले हटाना चाह रहे हैं, उसको सेटिसाइड करना चाह रहे हैं, दैट टाइम नीड टू ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर, इसको भी हटा देंगे। ओके, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है, स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर, the period of stay including days on which the stay was issued and withdrawn is excluded from the limitation period. Let's say for example, एक बंदे का, मिस्टर एक्स का, कोर्ट ऑफ लॉ में केस चल रहा था, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में कोई केस चल रहा था, इन्होंने कुछ ऑर्डर पास किया, ठीक है, बट इन्होंने वापस कहानी बोली, तो इन्होंने इसके लिए एक स्टे ऑर्डर लगा दिया कि भैया अभी मत तोड़ो। इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स डू लाइक दिस। मिस्टर ए है, इनकी एक प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी जो है मिस्टर बी के प्रीमाइसेस में आ रही थी, या कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मिस्टर बी गए कोर्ट ऑफ लॉ के पास और यहाँ से ऑर्डर लेके आए कि इस प्रॉपर्टी को बुलडोज़र से तोड़ दो, बुलडोज़र से तोड़ दो, ठीक है। अब जैसे ही मिस्टर ए को इस बारे में पता चला, ये 1 हुआ, ये 2, मिस्टर ए को जैसे इस बारे में पता चला, वो चल दिए, वो चल दिए कोर्ट ऑफ लॉ के पास, और कोर्ट ऑफ लॉ से एक स्टे ऑर्डर लेकर आए, स्टे ऑर्डर लेकर आए कि भैया अभी नहीं तोड़ सकते, आप तोड़ नहीं सकते। ओके, अब जो ये पूरा पीरियड है जिसपे स्टे लगा हुआ है, जिसपे स्टे लगा हुआ है, उस पीरियड को आप एक्सक्लूड कर दोगे जब आप जो भी टाइम पीरियड, लेट्स से 3 इयर्स काउंट कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल, जो भी काउंटिंग कर रहे हो उसमें से आप इसे एक्सक्लूड कर दो। ठीक जी दोस्तों, इन केस विद एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री स्टेड बाय इंजंक्शन, इसमें डिक्री बोल रहे हैं तो मॉनिटरी टर्म्स में बात कर रहे हैं, डिक्री पे उन्होंने स्टे लगाया हुआ था, तो वो समय को हटा देंगे। ओके, लिमिटेशन पीरियड काउंट करने के लिए। नोटिस और गवर्नमेंट कंसेंट, जब भी आप कोई सूट फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे नोटिस इशू में रिक्वायरमेंट रहती, प्लस कंसेंट या सैंक्शन चाहिए होता है गवर्नमेंट का, या जो भी अथॉरिटी है, जो इस पीरियड में भी टाइम लगने वाला है, उस पीरियड को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब जो बेसिकली कानूनी कार्यवाही में ही समय लगने वाला है, वो तो हमारे पास उस वजह से तुम्हारे पे लिमिटेशन पीरियड मत लगाओ ना, उस पीरियड को तो एटलीस्ट हमारे काउंटिंग में ऐड मत करो। डिफेंडेंट्स एब्सेंस फ्रॉम इंडिया, मान लेते हैं जिसके ऊपर आपने केस किया वो इंडिया में ही नहीं है उस समय, जिस समय आप केस कर रहे हैं, जिस समय आप लिमिटेशन पीरियड को काउंट कर रहे हैं। If the defendant is absent from India or from central government administrated territories, तो जिस समय तक वो एबसेंट है उस पीरियड को भी आप एक्सक्लूड कर देंगे। अगर मैं एग्जाम में पेपर बना रही होती आपका, तो मैं पक्का से इस स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछती। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो जो प्रोविजंस हैं इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि अनअवॉइडेबल डिलेज नहीं हो, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स डू नॉट अनफेयरली प्रिजुडाइज अ पार्टीज राइट टू फाइल अ सूट, अपील और एन एप्लीकेशन। ठीक है, अब फ्रेश पीरियड कब शुरू हो जाता है? जैसे मान लेते हैं ये हमारे राम जी थे, ये हमारे श्याम जी थे। एग्जीक्यूशन पीरियड खत्म होने से पहले, मतलब बेसिकली श्याम राम के पास बार बार जा रहे थे, पैसे दे दो पैसे दे दो, दे नहीं रहे थे राम। अब श्याम ने जो है हमारी क्लास पढ़ रखी थी, उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़ा हुआ था, उन्होंने कहा देख ऐसा है, एक्सपायर मेरा जो जिस जिस टाइम के अंदर मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता हूँ वो ख़त्म होने वाला है, तो पैसे दे दे, या फिर मुझे एक्नॉलेज कर दे कि हाँ भैया तेरी लाइबिलिटी है कि मैंने तेरे इतने पैसे देने हैं, मैं दे दूँगा। प्रॉपरली राइट करके साइन दे दे, साइन करके दे दे, और जिस दिन ही साइन करके देगा उस दिन से न्यू पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट कहानी है। दूसरी कहानी क्या है? कहाँ चला गया यार?
चलो एक और है, मैं यहाँ पे से बताती हूँ। जिस दिन से रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट दे दी उस दिन से नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अगर राम ने शाम को लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से पहले लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से पहले राम ने शाम को कुछ पैसे दे दिए, सम अमाउंट, ठीक है, एक्सपायर होने से पहले कुछ पैसे दे दिए, तो उस दिन से भी न्यू पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से भी न्यू पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जो भी पीरियड है, मतलब 3 साल, 12 साल, 30 साल, व्हाट्स एवर इज द टेन्योर, दो केसेस हैं। ओके, acknowledgement is before the expiration of prescribed period for the suit or application concerning any property or right। एक acknowledgement मिल जा रही है liability की, जो written है, साइन है कि भैया मैंने पैसे देने हैं, तो न्यू लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से acknowledgement आई है। दूसरी बात है, when a payment is made towards a debt or interest on a legacy before the limitation period expires, तो जिस दिन the payment must be made by the person liable on or their duly authorized agent, उस दिन से न्यू पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उस दिन से न्यू पीरियड स्टार्ट हो जाता है। Importantly, debt is the context does not include money payable under a court decree or an order। ध्यान रखेंगे, अगर अगेन पेपर कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहे एग्जामिनर, तो यहाँ पे आपसे बात पूछा जा सकती है। Am I clear to everybody? ठीक है, चलिए अब relevance to banking। Article 1 of the Act's schedule specifies the limitation period for claims related to current accounts। Court has ruled for current accounts maintained by bank the limitation period is 3 years from the close of financial year in which the last credit or debit entry is made। तो financial year जैसे मान लेते हैं 2024, 31 मार्च 2024 को बंद हो रहा है, तो उस दिन से 3 साल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, लर्न करने वाली है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से फिलअप वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके, ये प्रोविजन अलाउ करता है बैंक को लेवरेज करना फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन केस जहाँ रेलेवेंट पीरियड एक्नॉलेजमेंट अकर करता है, इंश्योरिंग क्लेम्स रिमेन वैलिड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन स्केड्यूल में दे रखे हैं, जो मैंने बताया लास्ट है आपका, तो ये लास्ट, ये तीन स्लाइड्स हैं जो आपके लिए, ये 3 स्लाइड्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी है। वी हैव टू बाय हार्ट, बाय हार्ट, ठीक है, बहुत देर नहीं लगेगी, बहुत सिंपल है, ठीक है, बट ध्यान से सुनते जाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाएंगे। जैसे मान लेते हैं, फॉर बैलेंस ड्यू ऑन म्यूचुअल ओपन एंड करंट अकाउंट वेयर देयर हैव बीन रेसिप्रोकल डिमांड बिटवीन द पार्टीज, मैंने आपके देने, आपने मेरे देने, उन 3 साल है यहाँ पे, 3 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, उस दिन से जिस दिन से क्लोज ऑफ द ईयर इन विच द लास्ट आइटम वॉज एडमिटेड, जैसे फिनेंशियल ईयर पीछे मैंने आपको बताया। वो मनी पेबल टूवर्ड्स मनी लेंड, मान लेते हैं मैंने आपको उधार दिया है, तो कब से 3 साल काउंट होंगे, उस दिन से काउंट होंगे जिस दिन से लोन दिया था, जिस दिन लोन दिया था। ओके, फॉर मनी लेंड अंडर एन एग्रीमेंट दैट शैल बी पेबल ऑन डिमांड, तो जिस दिन से आपने डिमांड करी होगी उस दिन से 3 साल चालू हो जाएंगे, उस दिन से 3 साल चालू हो जाएंगे। फॉर मनी डिपॉजिटेड अंडर अग्रीमेंट दैट इट शैल बी पेबल ऑन डिमांड इंक्लूडिंग मनी ऑफ कस्टमर इन द हैंड ऑफ बैंकर सो पेबल, जिस दिन बिल प्रेजेंट हुआ था, इस केस में यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। जब बिल पेमेंट डिमांड पर है, ठीक है, इसमें इंक्लूड हो जा रहा है मनी ऑफ कस्टमर इन हैंड ऑफ बैंकर सो पेबल, का बैंक के पास पैसे हैं कस्टमर के जो पेमेंट होनी है, इसमें जिस दिन से बिल प्रेजेंट हुआ है उस दिन से 3 साल। ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट, ये ऊपर वाला डिमांड पे था, इस बार साइट पे बात कर रहे हैं हम, बट नॉट आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, तो जिस दिन से फिक्स टाइम एक्सपायर हो जा रहा है उस दिन से 3 साल। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट जो आफ्टर साइड है और टाइम बता रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जिस दिन से पहली पेमेंट आनी थी उस दिन से,
उस दिन से 3 साल, उस दिन से 3 साल, ठीक है। ऑन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल बाय इंस्टॉलमेंट 3 years, सिंपल। फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फॉर अरियर्स ऑफ रेंट 3 years, जिस दिन से पैसे ड्यू हुए थे। यहाँ ये भी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, ओके। फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 years, जिस दिन से डेट फिक्स हुई है, और मान लेते हैं डेट फिक्स नहीं हुई है, तो जिस दिन नोटिस में आया कि बंदा जो जिससे आपको पैसे देने थे उसने मना कर दिया कि वो पैसे देगा ही नहीं, ठीक है। टू एनफोर्स पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और अदरवाइज चार्ज अपॉन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ध्यान रखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 12 साल है उस दिन से जिस दिन से पैसे ड्यू हुए थे, और अगर फोरक्लोजर हो रहा है तो यही 30 साल हो जाते हैं उस दिन से जिस दिन से पैसे ड्यू हुए थे। और अगर पोजेशन में है, अगर मॉर्गेजी के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली जिसने लोन दिया है प्रॉपर्टी गिरवी रख कर, यहाँ पे हम बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर पोजेशन लेने की बात कर रहे हो, फोरक्लोजर के लिए 30 साल है, पोजेशन लेने के लिए 12 साल है उस दिन से जिस दिन से वो एंटाइटल्ड है पैसे लेने के लिए, ओके। और कोई भी सूट एक्सेप्ट सूट बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे भी 3 साल है। व्हेन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन would begin to run under the act against a like suit by a private person. एनी सूट फॉर नोस पीरियड, जहाँ पे मतलब पूरे लिमिटेशन पीरियड में इस बारे में बात ही नहीं हो रखी, उस वहाँ पे भी 30 साल ही है। यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में आस्क्ड क्वेश्चन, ओके। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री 12 साल है, 12 साल दो ही है अपन के पास, एक बार यहाँ है पोजेशन के लिए और एक बार हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए 12 years, ठीक है। फिर अपन के पास डेज वाला क्वेश्चन, मतलब ये दोनों भी हमारे से प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है। ये बेसिकली अपील्स के लिए है, लोअर से ऊपर जाने के लिए, अपील्स के लिए। रिकवरी ऑफ लॉस कॉज बाय फ्रॉड, फ्रॉड में 3 साल है, जिस दिन से फ्रॉड हुआ है उस दिन से, ओके। और अपील के केस में जब हाई कोर्ट में जा रहे हैं लोअर कोर्ट से तो 90 दिन है, और किसी और एक लोअर कोर्ट से दूसरे लोअर कोर्ट में जा रहे हैं तो 30 दिन है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ ऑफ दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड लाइक आई सेड ये माय लास्ट टॉपिक रहेगा आज के सेशन का, एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर, लिमिटेशन लॉ इज डन, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सेम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टैक्स लॉस पढ़ेंगे और मॉड्यूल सी हो जाएगा डन। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।